डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। कि आने वाली 3 तारीख को 3 नवंबर को आपके यहाँ पे जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में इस बात को लेकर के आपने फैसला करना है कि आपके वोट की ताकत की वजह से विधानसभा का कौन सदस्य चुन करके जाए। वोट डालने से पहले कुछ उन बातों पे विचार करना है कि सही मायने में आपका कौन हितैषी रहा है, किसने आपके बीच में खड़े होकर के आपका सुख दुख का साथी बन करके आपके यहाँ पे सुख सुविधाएं प्रदान करने का काम किया। साथियों, मौजूदा जो सरकार है, इस मौजूदा सरकार में हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं। मौजूदा सरकार जब विधानसभा का पिछला चुनाव इस प्रदेश में हो रहा था तो लोगों ने एक फैसला कर रखा था कि हम किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देंगे। बीजेपी 75 पार की बात करती थी, लोग मन बनाए बैठे थे कि हमने इस बीजेपी को सत्ता से पार करना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जहां आपको सत्ता में आने से रुकावट बनने का काम किया, वहीं उन लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में स्थापित करने के लिए बड़ी भूमिका निभाई। केवल स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोगों ने इस प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया। बातें बड़ी कहा करते थे, कहते थे हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे। लोगों से वायदे करते थे 5100 रुपए पेंशन के देंगे। वही कहते थे पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। बेरोजगारी भत्ते के रूप में 11,000 रुपए देंगे। किसान का कर्जा जो है माफ करने की बात कही जाती थी। लेकिन साथियों, जब सत्ता में शामिल हो गए तो फिर आपसे किए हुए वायदों को तो भूल गए और जहां सत्ता को सुख का साधन बना लिया, वही प्रदेश को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। अगर मैं विस्तार से उन सब बातों की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। चुनाव का समय 1-1 मिनट कीमती है। इस अगले जो 12 दिन है चुनाव के, इन 12 दिनों में जितने ज्यादा लोगों से संपर्क कर लेंगे, आप मान करके चलो, जितना ज्यादा लोगों से मिला जाएगा उतना ही आपकी पार्टी की ताकत बढ़ जाएगी। और जब 3 के बाद 10 को रिजल्ट आएगा तो फिर आपकी मेहनत की वजह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी आपके बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीत करके जाएगा। इन्होंने इस 9 महीने में 10 महीने के राज में साथियों बहुत बड़ी लूट मचाई है। आज भी किसान की फसल जो है मंडियों में पिट रही है। आज जो धान 1502 जो है, जिसकी कीमत 3,035 रुपए क्विंटल होनी चाहिए थी, आज मेरे ख्याल 1500-1600 रुपए में बिक रही है। आधे से भी कम कीमत पे बिक रही है। सरकार तो कहती है कि हम किसान के बहुत मददगार हैं, किसान के हितैषी हैं। अगर किसान के हितैषी होते तो फिर आज धान मंडी में पिटता नहीं। जहां धान पिट गया वही बाजरे की हालत भी आज मंडियों में बहुत खराब है। आज बाजरा जो है 2100 कुछ रुपए क्विंटल का भाव है, लेकिन मंडी में किसान जब बेचने जाता है तो उसको 800-900 रुपए क्विंटल मिलता है। यही मिलता है, ज्यादा मिलता है, यही मिला है। ये तो कहते हैं हम एक दाना एमएसपी के रेट पे खरीदेंगे, फिर वो एमएसपी कहां गई? देश का प्रधानमंत्री कहता है कि तुम मेरी बात पे भरोसा करो, मैं तुम्हारी फसल का एक दाना एमएसपी पे बिकवाऊंगा।
उस प्रधानमंत्री पे इस देश की जनता कैसे विश्वास करे जिसने 6 वर्ष पहले लोगों के बीच में ये कहा था कि मैं काला धन वापस लेकर के आऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में जन धन योजना के तहत 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। किसी के 15 पैसे भी जमा हुए क्या? तो फिर उस व्यक्ति पे कैसे भरोसा कर लेंगे जिसने इतना बड़ा झूठ बोल करके सत्ता पे काबिज हुआ था और आज तक लोगों के साथ उस बात को लेकर के विश्वासघात हो रहा है। जहां साथियों हमें एमएसपी के नाम पे लूटा जा रहा है, वहीं यहाँ तो बड़े बड़े घोटाले किए गए थे। अगर सबका जिक्र करें तो फिर टाइम लगता है। शराब का घोटाला हुआ, गेहूं का हुआ, सरसों का हुआ, चने का हुआ, और उसके बाद यहाँ तक भी कि जो रजिस्ट्रियां कराई जाती है उनमें भी बेचने वाले से खरीदने वाले दोनों से कमीशन के रूप में पैसा लेकर के मंत्रियों तक पहुंचाया जाता है। इनके अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमें ऊपर से आदेश है, अगर हम पैसा ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हमें किसी खुले लाइन पोस्ट पे ले जाकर के लगा दिया जाए। जहां साथियों भारतीय जनता पार्टी ने इस 6 साल के अंदर हर वर्ग के लोगों को दुखी किया, परेशान किया, यहां तक कि किसान जब ये कृषि के 3 नए अध्यादेश आए थे, कानून बनने से पहले लोग जब इसका विरोध कर रहे थे, किसान जब इकट्ठा होकर के पीपली में गया था तो किसान की बात सुनने की बजाय उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज करके उस किसान को जो है डराने की कोशिश करी। उसको कहीं ना कहीं ये दबाव बनाना चाहते थे कि अगर तुम सड़क पे उतरोगे तो हम सख्ती से तुम्हें निपट करके जहाँ लाठियां बरसाएंगे वहीं आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दें। एक बड़ा ताजा उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले दिनों एक ट्रैक्टर यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली और ट्रैक्टर यात्रा निकाली ये जो 3 काले कानून बनाए इनके समर्थन में। जहां ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे थे लोग, जब इसका विरोध कर रहे थे तो नारायणगढ़ के अंदर एक 80 साल के बुजुर्ग को ट्रैक्टर पर बैठा के ले आए। उन बीजेपी के नेताओं को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि बुजुर्ग जो ट्रैक्टर पर बैठे हार्ट का मरीज है, उसको ले तो इसलिए आए बैठा करके, गरीब आदमी था, कोई लालच दे दिया और उस गरीब ने लालच में आकर के उस ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हो गया, बैठ गया। जब थोड़ी दूर चला तो उसको हार्ट की तकलीफ थी। लोग जब विरोध कर रहे थे, कहीं सफोकेशन ज्यादा हुई, उसकी वजह से उसका हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होकर के मर गया। मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराने की बजाय जो किसान उनका विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ 302 के मुकदमे बना दिए। किसान ने कोई पत्थर थोड़े मारे थे उस पर, किसी ने उसको ट्रैक्टर से नीचे थोड़े गिराया था। ट्रैक्टर पे बैठे बैठे उसकी जान निकल गई और उसके बदले में जो किसान विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमे बना करके उनको डराने की कोशिश की गई। जो सरकार इस तरह से किसान को दबाना और कुचलना चाहती है, आज तुम्हारे पास एक मौका है उन लोगों को सबक सिखाने का जो जात पात का जहर घोड़े थे, जो आकर के हमें 35 और 36 जात के नाम पे लड़ाते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए 3 तारीख को ऐनक के सामने का बटन दबा करके इनकी जमानत जब्त कराने का काम करना। आप अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाओ जिस पे लिखो कि जो लोग किसान को मारना चाहते हैं, जो किसान की जमीन को लूटना चाहते हैं, जिन्होंने 6 साल लगातार किसान की फसल को लूटने का काम किया, वो लोग हमारे गांव में आकर के हमारे से वोट ना मांगे। मैंने बहुत से गांवों में इस तरह के बोर्ड लगे देखे, लोगों ने इस तरह से विरोध किया है। जहां आप उनका ये कह करके विरोध करो, वहीं आपके गांव में गलती से बीजेपी का कोई व्यक्ति वोट मांगने आए तो उससे पूछो कि आज किसान की जीरी क्यों पिट रही है,
आज बाजरे का समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है? आप उनसे पूछो कि आज जिस मक्के की खेती के लिए सरकार लगातार जोर लगा रही थी, आज वो मक्का जब बाजार में लेकर के जाते हैं तो 10 क्विंटल की कैप क्यों लगा रखी है? मक्का खेत में 40 मन होता है, 15 क्विंटल के करीब मक्के की खेती है। वो कहते हैं 10 क्विंटल खरीदेंगे, 5 क्विंटल कहाँ बेच करके आएगा? घर में तो पशु रखने की जगह नहीं है, मक्का कहाँ रखेगा? इसलिए ऐसे लोगों से सवाल करो, इनसे पूछो कि साथियों, आपको संतुष्ट करने के बजाय कांग्रेस बीजेपी वाले आपसे कहेंगे कि अगर सत्ता में भागीदारी करनी है, 4 साल और इसी तरह से परेशान होना है, तो फिर हमें वोट दे दे। वो तो लालच देते हैं कि आप सत्ता में शामिल हो जाओ। उनसे पूछने वाला हो कि सत्ता तो आप लोगों के पास है, हमने आपकी सत्ता को देख लिया, अगर इस सत्ता के अंदर ही कोई लाभ होता तो फिर आज बीजेपी के लोगों को घूम फिर करके वोट मांगने की जरूरत नहीं। अगर अच्छे काम किए होते तो फिर वो लोग अपने आप ही उनको वोट दे करके चुनाव में जिता करके भेज देते। कि कांग्रेस के लोग, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह से कांग्रेस के लोगों के साथ मिला हुआ है, बीजेपी के साथ। एक चुनाव हुआ था राज्यसभा का, जब मैं विपक्ष का नेता था, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के 20 एमएलए थे, कांग्रेस के पास 17 थे और 2 मेंबर चुनने थे राज्यसभा के। एक मेंबर तो बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत था, वो अपना चुन सकते थे। लेकिन दूसरा मेंबर चुनने के लिए भी बीजेपी को 31 एमएलए चाहिए। संख्या हम दोनों की मिलाकर के ज्यादा थी, हमारे 20 थे, कांग्रेस के 17। भाजपा का व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर चुन करके ना जाए, इसके लिए मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करी। हम नहीं चाहते थे कि बीजेपी जो है एक तरह राज्यसभा में अपना बहुमत बना ले, और हमारा आपस में ये फैसला हुआ, तय हुआ कि ना आपकी पार्टी का और ना हमारा हो, कोई ऐसे बीच के आदमी को खड़ा कर दिया जाए जिसपे दोनों पार्टियों के लोग सहमत होकर के वोट दे दें। एक R.K. आनंद नाम का एडवोकेट है दिल्ली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट, जिसका नाम बहुत सुना होगा आपने, टेलीविजन पे आमतौर पे उसका नाम आता है। उसको कैंडिडेट बना दिया। हमने कहा हम अपने 20 वोट देंगे, कांग्रेस ने कह दिया हम अपने 17 दे देंगे, तो राज्यसभा का मेंबर चुन करके जाना चाहिए था। हमने 20 के 20 वोट जो है, जो उनकी तरफ से एजेंट बनाया गया था, उसको दिखा करके दिए कि हम ये 20 वोट तेरे पक्ष में डाल। जब कांग्रेस के लोगों के वोट डालने की बारी आई, तो कांग्रेस वालों ने वोट डालने के बजाय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो वोट के ऊपर टिक मार्क करने की बजाय खाली छोड़ दिया और कहने लगा मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, जबकि फैसला ये था कांग्रेस पार्टी का कि हम सारे वोट इसको देंगे। बाकी लोगों ने निशान लगा दिए, लेकिन साथियों 8 ऐसे लोग थे जिन्होंने पेन की स्याही बदल दी। जो पेन इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखा हुआ था, उस पेन से टिक मार्क नहीं किया, दूसरे पेन से टिक कर दिया ताकि वो डाउटफुल वोट हो जाए, वोट कैंसिल हो जाए। इस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी का दूसरा राज्यसभा का मेंबर चुना जाए, इसके लिए जहां अपना वोट खाली छोड़ा, वहीं 8 अपने साथियों के वोट कैंसिल करवा करके बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार को भी जितवाने का काम किया। बीजेपी के दबाव में था, डर में था, बीजेपी ने डरा रखा था कि अगर तुम इस तरह से नहीं करोगे तो हम तेरे खिलाफ जो मुकदमे हैं उनमें तेजी लाएंगे, तेरे को जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। अब बीजेपी ने उसका बदला भी उतारा है। अभी राज्यसभा का चुनाव था पिछले दिनों, भारतीय जनता पार्टी के पास 59 एमएलए थे, कांग्रेस के 30 थे, एक मेरा वोट था, और कांग्रेस के 8 ऐसे एमएलए थे जो कांग्रेस के खिलाफ वोट डालना चाहते थे।
क्योंकि कांग्रेस में आपस में गुटबाजी है। जब शैलजा को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, भूपेंद्र सिंह ने दबाव बना करके अपने बेटे को टिकट दिला दिया, तो शैलजा के खेमे के जो 8 वोट थे, उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगर वोटिंग होगी तो हुड्डा के लड़के के खिलाफ वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, तीसरा। अगर उम्मीदवार तीसरा खड़ा कर देते तो फिर 100 का 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का हारता और कोई इंडिपेंडेंट चुनाव जीतता। लेकिन जानबूझ करके हुड्डा का आसान उतारने के लिए, क्योंकि आपस में मिले हुए थे, इसलिए कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया। अगर कैंडिडेट खड़ा हो जाता तो फिर चुनाव कैसे जीतता, फिर तो चुनाव हार जाता। लेकिन उसका आसान उतारा। आज फिर आपने नहीं देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक डमी उम्मीदवार उतारने का काम किया। उतारा कि नहीं उतारा डमी? कहीं कोई पहचान थी क्या? कहीं कोई नाम नहीं, पहचान नहीं, कोई जानता नहीं। अरे अगर कोई जानता है तो फिर 1-2 दिन में उसके सारे काले कारनामे आपके सामने आ जाएंगे। किस तरह के नेचर का व्यक्ति जिसको टिकट देकर के इन्होंने उतारा है, उसके खिलाफ किस किस तरह के बड़े लक्षण हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे कमजोर आदमी को उतार के कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताना चाहता है। अब जात पात का जहर भी घोलना चाहता है। आने वाले समय में कैसे लोगों का वोट आपस में बढ़ जाए, इसके लिए इस तरह की राजनीतिक बातें भी ये लोग आपके बीच में करेंगे कि लोग कहीं ना कहीं भ्रमित होकर के अपना वोट कहीं दूसरी जगह डाल जाए। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करने आए, अगर आप चाहते हो कि नए सिरे से इस प्रदेश में किसान की अपनी सरकार बने, जो किसान की सोच रखने वाले लोग हैं वो सत्ता की तरफ आगे बढ़े, अगर आप चाहते हो कि तीनों काले कानून जो हमारे ऊपर लागू किए गए ये खत्म हो और नए सिरे से किसान को एमएसपी के ऊपर सरकार कानून के रूप में कानून बना करके किसान की फसल का एक दाना एमएसपी पे खरीदने का काम करे, इस तरह का एक नई अमेंडमेंट उस कानून में करे, तो फिर उसके लिए आपको राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, फिर जात पात से दूर जाना पड़ेगा, फिर तो एक मत होकर के फैसला लेकर के एक वोट इस कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके किसान को बर्बाद करना चाहती है, इनको सबक सिखाने के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।